A very good morning to all of you. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. Ranjita. आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर को, विच इज़ चैप्टर नंबर 15. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जितने भी हमारे फूड रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हम बेटर इरिगेशन की बात करेंगे, इस तरीके की चीज़ों के बारे में हम इस चीज़ में चैप्टर में बात करेंगे. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं. अगर आप मेरे इन लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल पर उसके लिंक दिए गए हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं. जब आप मेरा चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में कृपया मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें. दिस इज़ माई चैनल. तो जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है कि हम इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं, हम इसमें क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे. क्रॉप यील्ड जो होती है, जो फूड क्रॉप्स होती हैं, हम उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे. तो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो इसमें हम एग्रीकल्चर की काफ़ी चीज़ों के बारे में जानेंगे. तो अगर हम बात करते हैं फूड के बारे में, तो फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स. ये सारा कुछ हमने छोटे जो क्लासेस की एनसीईआरटी थी उसका जो चैप्टर था फूड, उसमें हमने पढ़ा था. तो उस चैप्टर में आपने देखा था कि फूड जो है हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. फिर हमने साइंस के एनसीईआरटी में जाना कि अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं. तो ये हमने जानने की कोशिश की. तो ये जितने भी जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, जो फूड से हमें मिलते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, वाइटामिन, ये सब क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और हेल्थ में ज़रूरी है. ठीक है. तो अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है, फोटो पीरियड चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए. अल्टीमेटली हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलते हैं वो हमें किस तरीके से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं हमारे खाने के थ्रू. वो जो हम खाना खाते हैं, जो फूड क्रॉप्स को हम खाते हैं, तो उसी के थ्रू हमको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम जो है फूड नहीं खाते, मतलब हम क्रॉप्स में नहीं खाते, हम जो है प्लांट्स के थ्रू नहीं खाते. हम अगर कोई हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है पर्सन, तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? अल्टीमेटली वो उसको अल्टीमेटली प्लांट से ही मिलते हैं, क्योंकि उसका जो फूड होगा जिसको वो खा रहा है उसने अल्टीमेटली प्लांट को ही खाया है. तो अगर आप फूड चेन की बात करेंगे, अगर हम फूड चेन को देखेंगे तो उसके अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं. तो जितना भी फूड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट. अल्टीमेटली इसी प्लांट को हमारा कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोरस होते हैं. उस प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है? सेकेंडरी कंज्यूमर. वो उसका कोई भी हो सकता है, वो लायन हो सकता है, ठीक है, लेपर्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. तो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और ह्यूमन बींग भी टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पर आते हैं. तो अल्टीमेटली जो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो अल्टीमेटली हमें कहाँ से हो रही है? हमें फूड क्रॉप्स के थ्रू वो सप्लाई हो रही है. ओके, दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आई हैव टोल्ड. मैं इस चीज़ को काफ़ी बार एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ पहले वाले चैप्टर्स में. तो अभी हमने इस स्लाइड में बात किया कि अलग अलग टेम्परेचर और फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है ग्रोथ और कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. किसको? प्लांट्स को, फूड क्रॉप्स को. फोटो पीरियड क्या होता है? अब फोटो पीरियड जो होता है वो ये उससे रिलेटेड है कि भाई कितनी ड्यूरेशन के लिए उसको लाइट की रिक्वायरमेंट है, उसे हम फोटो पीरियड करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. तो जो प्लांट की ग्रोथ है, फ्लावरिंग, इस सब के ऊपर किसकी ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की. तो अलग अलग जो फूड क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग तरीके के जो वेजिटेशन होती है, उसको अलग अलग अमाउंट का सनलाइट चाहिए होता है. कुछ ऐसी फूड क्रॉप्स होती हैं जिसको बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए, कुछ ऐसी फूड क्रॉप्स होती है जिसको कम सनलाइट चाहिए, उसको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है. तो जो सक्सेसफुल जो क्रॉप प्रोडक्शन है, अगर हमें एक बहुत अच्छी फसल लेनी है किसी भी चीज़ की, एप्पल्स की हो सकती है, मैंगोज़ की हो सकती है, गेहूं की हो सकती है, धान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कपास हो सकता है. तो अगर हमें एक अच्छी प्रोडक्शन लेनी है क्रॉप की, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है. तो अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में कि वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है.
तो सबसे बड़ा पहला फैक्टर तो हो गया, हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्रॉप को हम कैसे ग्रो करें, डेवलप करें। सबसे पहले हमें ये समझ होना ज़रूरी है, हम कोई भी तरीके की फसल को उगाने जा रहे हैं, किसी भी तरीके की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये इसका, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसको उगाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, गेहूँ अलग तरीके से उगाया जाता है और चावल अलग तरीके से उगाया जाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कपास को उगाने का एक अलग तरीका है, टमाटर अलग तरीके से उगाया जाएगा, और कोई और कद्दू किसी और तरीके से उगाया जाएगा, ठीक है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग कि वो क्रॉप कैसे ग्रो करती है उसकी पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स का, क्लाइमेट का, पानी का, उसकी ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम धान की बात करते हैं, पैडी, तो हमें पता है कि उसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। कोई और क्रॉप हो सकती है उसके कंपैरिजन में जिसको कम पानी से काम चल जाए, लेकिन अगर आप पैडी लगाने का सोच रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई वाटर सप्लाई कहाँ से आने वाली है, इरिगेशन का आपके पास क्या सोर्स है, क्या आपको कहाँ से कैनाल इरिगेशन मिलने वाला है, बारिश से मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, आपको उसके बारे में पता करना ज़रूरी है। तो किसी भी क्रॉप के बारे में आपको उसके न्यूट्रिएंट, क्लाइमेट, वाटर, इन सब के बारे में फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। फिर मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर, आपको उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम कैसे करेंगे, उसी से हमारी यील्ड इंक्रीज़ होती है। मतलब पर हेक्टेयर हम कितनी फसल ले सकते हैं वो उससे इंक्रीज़ होता है। ओके, जो क्रॉप होती हैं जो रेनी सीजन में लगाई जाती हैं, ओके, ये हमने पहले वाली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं, अभी फिर से बात करेंगे। ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में लगाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था। हिंदी में खरीफ क्रॉप, मैंने आपको एक वर्ड बताया था खरपतवार, विच इज़ कॉल्ड वीड, है ना। तो जो ये होती है, ये अनवांटेड कुछ जो है पौधे उग जाते हैं, उसको कहते हैं। तो बारिश के मौसम में वो ज़्यादा उगते हैं, तो इसलिए मैंने खरपतवार के नाम से खरीफ क्रॉप को आपको समझने के लिए कहा था। खरीफ क्रॉप वो हो गई जो बारिश के मौसम में लग रही है। तो कौन सा वो सीज़न है, जब मानसून आता है जून से लेके अक्टूबर वाला, तो खरीफ उस सीज़न में लगता है। तो फिर रबी कौन से सीज़न में लगेगा, रबी लगेगा नवंबर से लेके अप्रैल में, मतलब सर्दी चाहिए उसको। और उसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो क्रॉप लगेगी उसको जायद क्रॉप कहा जाता है। तो खरीफ क्रॉप का क्या क्या एग्जाम्पल है, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ये सब के सब क्या है, ये खरीफ के एग्जाम्पल हैं। रबी कौन सी है, वो विंटर क्रॉप कहा जाता है उसको, नवंबर से अप्रैल के बीच में लगती है। मतलब नवंबर में आप उसको लगा देंगे और जब तक वो कटेगी तब तक गर्मियाँ आ जाएंगी। इस क्रॉप को जब तक आप लगाएंगे, जून में लगाएंगे, और ये कटने के टाइम पे इसमें अक्टूबर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सर्दी के टाइम पे जो लगाई जाती है वो होती है वीट, पीस, मस्टर्ड, ये सारी की सारी क्रॉप्स लगाई जाती हैं। ये इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के सीड्स। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, विच इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की जो वैरायटी है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने बताया कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम फसल के बीच में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, इरिगेशन का बेटर मेथड कौन सा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है हाइब्रिडाइजेशन, और बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन। ये जो अप्रोच है ये डिपेंड करती है ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन बी गिव अ गुड यील्ड। हमें ढूंढना पड़ेगा वो ऐसी कौन सी क्रॉप की वैरायटी है जो एक अच्छी यील्ड देती है आपको, हम उसको ढूंढेंगे। जो वेराइटीज़ और स्ट्रेन्स होंगे जो क्रॉप के, वो सिलेक्ट करेंगे हम कैसे, बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंट। हम कौन कौन से कैरेक्टर्स देखेंगे जब हम एक वैरायटी को चूज करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। ये सारे के सारे हम उस जो वैरायटी हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके बीच में हम देखेंगे कि भाई ऐसी वैरायटी हम सिलेक्ट करेंगे। तो वन वे क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। एक तो मेथड हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स को क्रॉस कर दिया जाता है, हाइब्रिड बना दिया जाता है उनको, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक प्लांट की कोई अच्छी क्वालिटी हो सकती है, उसको दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया जाता है ताकि वो अच्छी क्वालिटी जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। ओके,
तो जो क्रॉसिंग होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक तरीका होता है इंटर वेराइटल, मतलब डिफरेंट वेराइटी के बीच में क्रॉस हो गया। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीशी ऑफ द सेम जीनस, एक ही तरीके की क्रॉप है लेकिन उसकी स्पीशी डिफरेंट डिफरेंट है। इंटर जेनेरिक मतलब डिफरेंट जेनरा, उसका जेनरा ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्रॉप ही हमने अलग तरीके की उठा ली। ये होती है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो तरीके की क्रॉप को क्रॉस कर दिया गया। इंटरवेराइटल मतलब क्रॉप की टाइप एक ही है लेकिन उसकी वेराइटी डिफरेंट है। इंटरस्पेसिफिक उसकी स्पीशी ही बिल्कुल डिफरेंट ले ली हमने। और इंटरजेनेरिक मतलब उसका बिल्कुल डिफरेंट जेनरा ले लिया हमने। तो दूसरा जो तरीका है इंप्रूवमेंट का क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन। ये क्या तरीका था? ये तो हम हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, दो क्रॉप्स को क्रॉस करा देंगे आपस में। दूसरा तरीका है इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। हम एक उसी क्रॉप के बीच में, जो सेम क्रॉप को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के बीच में हम एक जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। जीन क्या होता है? सीक्वेंसिंग होती है ना, जीन्स होते हैं जो हमारे क्रॉप के में अंदर भी ऐसा होगा, एक सेल के अंदर जीन्स होंगे, तो उसमें से एक जो जीन हम आइडेंटिफाई करेंगे जीन मैपिंग के थ्रू। जीन आइडेंटिफाई किया जाता है जीन मैपिंग के थ्रू। और जीन मैपिंग के थ्रू जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए सूखा अगर पानी नहीं होता वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए, तो उस जीन को उठा के जो क्रॉप को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये क्या करता है? प्रोवाइड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इससे जो क्रॉप्स बनेंगी, जैसे हम बीटी ब्रिंजल की बात करते हैं, बीटी कॉटन की बात करते हैं ना, बीटी ब्रिंजल होता है, मतलब हमने ब्रिंजल को एक ऐसी वैरायटी दी थी बीटी कॉटन, उसके अंदर हम एक तरीके का अलग तरीके के बैक्टीरिया से, अलग तरीके की किसी और स्पीशीज से एक जीन उठा के उसके बीच में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। उस जीन की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारी नई क्रॉप में भी आ जाएंगी। तो हमने दो तरीके से हम पढ़ रहे हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के। पहला था हाइब्रिडाइजेशन, वन तरीका। दूसरा तरीका है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। तो हम इन दो तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब नई वैरायटी, फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड, अगर आप चाहते हैं कि नई वैरायटी के क्रॉप को एक्सेप्ट किया जाए तो क्या ज़रूरी है? वो जो नई वैरायटी बन रही है, हमने कोई नई वैरायटी बनाई, इन दोनों तरीकों से बना ली हमने, या तो हाइब्रिड कर दिया हमने उसको, या उसके बीच में एक नया जीन डाल दिया, तो उसकी जो नई वैरायटी होगी वो तभी हमारे लिए यूज़फुल होगी, तभी एक्सेप्ट की जाएगी जबकि वो हमें क्या कर रही है, या तो वो हाई यील्ड दे रही है हमें अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया। हमारी उससे प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, यही चाहिए ना हमको, कि हमने क्रॉस किया या जीन इंट्रोड्यूस किया तो उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जानी चाहिए, तभी हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगी। फार्मर्स जो होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स की फॉर अ पर्टिकुलर वेराइटी। सीड जो होगा वो शुड बी ऑफ सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर सेम कंडीशन। अगर आप कोई नई वेराइटी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बात की बात हो रही है इसमें, ये तो हमने देख लिया कि भाई हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया या फिर हमने जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल पार्लेंस में एक्सेप्ट हो जाए, कॉमन मैन उसे, मतलब फार्मर्स उसको एक्सेप्ट करें, उसी वेराइटी को लगाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहले बात तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो वेराइटी है वो हाई यील्डिंग वेराइटी होनी चाहिए। दूसरी बात, उस वेराइटी के जीन, वो सीड्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, और वो जो सीड होंगे वो सेम वेराइटी के होने चाहिए, और वो जो जर्मिनेट करेंगे वो सेम कंडीशन में जर्मिनेट करने चाहिए जैसे कि उनकी पहले वाली क्रॉप करती थी। ठीक है। जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आपने ये सब तो दे दिया, लेकिन जो कल्टीवेशन जब हम प्रैक्टिस करते हैं एंड क्रॉप यील्ड, जो हमारी कितनी प्रोडक्शन वहाँ पे होगी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉइल कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और पानी कितना मिल रहा है उस तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपने इम्प्रूव करके वैरायटी दे दिया, आपने या तो हाइब्रिड कर दिया था या तो आपने उसमें एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर दिया था, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा क्योंकि जब वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा मौसम रहता है, ठीक है, सॉइल कैसी है और पानी कितना मिल रहा है। अगर वेदर कंडीशन की बात करें, जैसे कि ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें, तो जो ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें, तो वेराइटी दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। तो हमें इस तरीके की वेराइटी की ज़रूरत पड़ती है
जो ड्रोट रेजिस्टेंट हो, मतलब सूखा पड़ जाए तो भी चलती रहे, बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया तो भी चलती रहे। इस तरीके की वेराइटीज़ को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के सिचुएशन है विच आर अनफोर्सिन, हमें नहीं पता कि ये सिचुएशन आएंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो क्रॉप जो हमने न्यू वेराइटी बनाई है दैट शुड बी टॉलरेंट टू दीज कंडीशन, वो टॉलरेट कर पाए, ये सारी चीज़ों को टॉलरेट कर पाए। ये जो वेराइटी है वो टॉलरेट कर पाए हाई सॉइल सैलिनिटी, ये भी एक रिक्वायरमेंट है विच वी हैव, अगर डेवलप हो गई है तो उसको भी टॉलरेट कर पाए। सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज, अच्छा अब हम बात करते हैं किन फैक्टर्स के लिए वेराइटी इंप्रूवमेंट की जाती है। ठीक है, किन फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके लिए वेराइटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो पहला फैक्टर हम जान चुके हैं, हायर यील्ड, हमें ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्टिविटी जो है वो क्रॉप की पर एकड़ बढ़नी चाहिए, मतलब 1 एकड़ में आप जितनी क्रॉप ले पा रहे थे, ठीक है, अब आपको चाहिए कि उसी एकड़ एक ज़मीन से हाई यील्डिंग वेराइटी लगाओ और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाए। तो 1 एकड़ ही ज़मीन है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। इम्प्रूव क्वालिटी, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि जो नई क्रॉप बनी है उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो, उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन हो, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पल्सेस, ऑयल, ये सब चीज़ें उसके अंदर बेटर हो, उसका कलर अच्छा हो देखने में, तो इम्प्रूव क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब कि क्रॉप जो है वो जो है बायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे बायोटिक रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि डिजीज़ आ गई, इंसेक्ट्स आया, निमेटोड्स आ गए। एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या हो गया, जैसे सूखा पड़ गया, सैलिनिटी बढ़ गई, वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई, बहुत ठंडी पड़ गई। एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब बायो, लाइफ से रिलेटेड फैक्टर, मतलब कोई बीमारी, कोई वॉर्म आ गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उनसे रेजिस्टेंस होनी चाहिए। एबायोटिक का मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं है, कौन कौन से, सैलिनिटी हो गई, धूप ज़्यादा पड़ गई, ठंड ज़्यादा पड़ गई, ठीक है, पानी ज़्यादा आ गया, तो ये सारे स्ट्रेस को वो क्रॉप जो है बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, वो स्ट्रेस को बियर कर पाए नई वेराइटी जो हम बना रहे हैं अलग अलग कंडीशन में। तो वेराइटी रेजिस्टेंस टू दी स्ट्रेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो ये हमें उस तरीके की वेराइटीज़ चाहिए होती हैं। तो इसके लिए हमने ये भी लिखा था एक, ये देखिए, स्ट्रेस जो होते हैं, बायोटिक स्ट्रेस हो सकता है, एबायोटिक स्ट्रेस हो सकता है। तो एबायोटिक स्ट्रेस में आ गया रेडिएशन, सॉल्ट, टेम्परेचर। बायोटिक स्ट्रेस में क्या आ गया, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंसेक्ट्स आ गए, हर्बीवोरस आ गए, वो खा गए प्लांट्स को, अदर प्लांट्स उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो सकते हैं, ये अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं। तो नई जो क्रॉप हमें चाहिए वो हमें कैसी चाहिए, वो हमें बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों से रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसका होना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब अगर छोटे ड्यूरेशन में वो मेच्योर हो रही है, अगर क्रॉप को हमने लगाया और हार्वेस्ट करने में उसका क्या है, छोटा टाइम पीरियड है, तो अच्छी बात है ना, उतना ही हमें रिस्क कम हो जाएगा। जितने लंबे देर लगाएगी वो क्रॉप हार्वेस्ट होने में उतना रिस्क बढ़ जाएगा। मान लीजिए इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है वो अलाउ करती है फार्मर को, एक तो वो मल्टीपल क्रॉप्स लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी क्रॉप्स ले सकते हैं एक ही साल में, क्योंकि उनकी तो ज़मीन लिमिटेड है, उसी क्रॉप पे वो रिपीटेशन में लेते हैं। तो अगर उसका मेच्योरिटी पीरियड शॉर्ट होगा तो फार्मर्स के लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि वो मल्टीपल क्रॉप्स को ले पाएंगे। अगर छोटा ड्यूरेशन होगा तो वो क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर देता है। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी जो वो अगर है तो मेकिंग द हार्वेस्ट प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस लॉस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। उन सब का जो जितने भी आपने सीड्स लगाया उन सब का यूनिफॉर्म मेच्योरिटी होना चाहिए, सब एक ही टाइम पे मेच्योर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, उससे क्या होगा, फार्मर के लिए कन्वीनियंट रहता है। तो ये कुछ वो थे। दूसरा क्या है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब जो भी हम क्रॉप की वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं उसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो हेल्प क्या होना चाहिए, उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में। सैलिनिटी थोड़ी बढ़ गई तो भी वो लग सके, सैलिनिटी कम हो गई तो भी वो लग सके। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, कुछ हमारी एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो होनी चाहिए। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉडर क्रॉप। ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स सो दैट द लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। मतलब अलग अलग डिज़ायर होती हैं। अगर आपने कोई इस तरीके का फॉडर क्रॉप है तो आप चाहेंगे कि वो ज़्यादा लंबी हो जाए, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस निकले, ज़्यादा चारा मिले। अगर कोई आपका ग्रेन्स निकालने वाली क्रॉप है तो कहोगे छोटी रहे और उस पर ज़्यादा ग्रेन्स लगें। इसी तरीके से अलग अलग वो होती हैं, वो वाली क्वालिटी जिसकी जैसी हमको ज़रूरत है वैसी क्वालिटीज़ उनकी होनी चाहिए।
तो ये हमारा बेसिकली पर्पस होता है कि हम जो है क्यों इम्प्रूव करते रहते हैं वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने के दो तरीके हमने पढ़ लिए। एक तरीका था कि हम क्या करते हैं, हम एक जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, और दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन 1 और 2। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ डिज़ायर इफेक्ट चाहिए थे, क्या क्या चाहिए थी, हायर यील्ड होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, ये सब डिज़ायर इफेक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं या फिर जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज इट, ओके। ये फर्स्ट टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट में बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर क्रॉप जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम मैनेजमेंट में, मतलब उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब इंडिया में क्या हो रहा है, फार्मिंग जो है रेंज फ्रॉम स्मॉल टू अ वेरी लार्ज फार्म्स। छोटे छोटे फार्म होते हैं लोगों के पास और बड़े बड़े फार्म्स भी हैं जो कि कम नंबर में है। बेसिकली यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फार्म्स होते हैं। तो जो फार्मर्स हैं, मोर और लेस लैंड, मनी, एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। उनके पास, छोटे फार्मर्स की आप बात सोचिए, उनके पास ना तो पैसा है, ना तो उनके पास इन्फॉर्मेशन है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो वो बहुत ही बेसिक तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं। छोटे गाँव की बात कर रही हूँ मैं। तो जो मनी या फाइनेंशियल कंडीशन है ये फार्मर्स की, वो डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से वो यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए इस तरीके की टेक्निक होनी चाहिए। देयर शुड बी अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड। तो फार्मर जो है परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। जैसा फार्मर होगा, अगर वो फार्मर जो है छोटा फार्मर है तो उसके पास उतना ही फाइनेंशियल क्रंच होगा, उतनी उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी होगी, उतनी उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी होगी। तो जितना जैसा फार्मर होगा वही उसके क्रॉपिंग सिस्टम को डिसाइड करता है, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को डिसाइड करता है। वो उसी तरीके से, छोटा फार्मर होगा तो हल चलाएगा, वो बड़ा फार्मर होगा तो ट्रैक्टर ले सकता है, और अच्छे तरीके से इरिगेशन सिस्टम उसका और अच्छा हो सकता है, उसके पास खुद का ट्यूबवेल हो सकता है। छोटा फार्मर होगा तो वो डिपेंड होगा, कोई सरकार की तरफ से पानी मिल जाए उसके ऊपर डिपेंड होगा। उसी तरीके से छोटा फार्मर होगा तो वो सीड की वैरायटी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं खरीद पाएगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वही डिसाइड करती हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी डिसाइड करता है। तो इसी वजह से क्या प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो होती हैं कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स। इसलिए दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। अलग अलग तरीके की होती है। नो कॉस्ट प्रोडक्शन जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही, लो कॉस्ट जिसमें कम पैसा लग रहा है, और हाई कॉस्ट में क्या हो सकता है, भाई आपने फर्टिलाइजर भी डाल दिए, बहुत अच्छा, आपके पास ट्रैक्टर भी है, इरिगेशन प्रॉपर है। लो कॉस्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजर की जगह पे आप बायो फर्टिलाइजर्स डालेंगे, मतलब फैक्ट्री से खरीदने की बजाय आप कोशिश करेंगे कि जो एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं उन्हीं की तरफ से खाद बन जाए और वो डाल दें। नो कॉस्ट में क्या होगा, आपने एनिमल्स रखे हुए हैं, उन्हीं से जो मिल रहा है उस पर खाद में डाल दे रहे हैं, जो चारा भी आप वहीं उगा रहे हैं वही आप एनिमल्स को खिला दे रहे हैं, छोटा मोटा आप अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें चल रही हैं। तो वो नो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। तो अलग अलग तरीके के जो इनकम लेवल के जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि भाई फार्मर स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, कैसा है उसके पास लैंड है और कितना उसके पास बजट है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए जब भी डेवलपमेंट, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है हमारे को, प्लांट्स, और जैसे कि हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, सेम प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से सप्लाई होते हैं, सॉइल से, वाटर से, एयर से, यहाँ सबसे प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी चाहिए। अगर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी वो एक अच्छी क्रॉप को प्रोड्यूस कर पाएगा, साफ सी बात है। तो बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। तो एयर से क्या सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब मिलता है। वाटर, सॉइल सप्लाई, अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। वाटर, एयर, सॉइल, इन सब के थ्रू उसको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इन सब में से जो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मैक्रो मीन्स लार्ज। जो हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लेकिन कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, वर्ड से ही पता चल जाएगा आपको, माइक्रो मतलब बहुत कम चाहिए, मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्लांट को
तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी उसको। तो जो यील्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए सॉइल के अंदर हम सप्लाई करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर डाल दे सकते हैं, खाद डाल सकते हैं और फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है प्लांट को भी, 2 तरीके के न्यूट्रिएंट है, मैक्रो एंड माइक्रो, और वो कैसे सप्लाई हो रहे हैं प्लांट को, वाटर, एयर और सॉइल के थ्रू। जब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो मैन्योर और क्या डाल सकते हैं हम, फर्टिलाइजर। अच्छा, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन का डायग्राम दिखाया गया, आप उसको कोरिलेट कर लेना। क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, हम इसमें ये दिखाया गया जीन को इंट्रोड्यूस करके क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं। स्ट्रेस में तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमें 2 तरीके के चाहिए, मैक्रो एंड माइक्रो। कैसे मिलते हैं, मैन्योर के थ्रू मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स के थ्रू हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है मैन्योर। तो मैन्योर क्या होता है, ये जो है मैन्योर का चाहिए हमको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, मतलब ये खाद है जो हमारा नॉर्मल वाला खाद है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है ये, और क्या सप्लाई कर रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। एक क्या सप्लाई कर रहा है, लार्ज क्वांटिटी में हमें क्या सप्लाई कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई कर रहा है। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की स्मॉल क्वांटिटी में और ऑर्गेनिक मैटर लार्ज क्वांटिटी में हमको सप्लाई कर रहा है मैन्योर। ये प्रिपेयर कैसे होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। देखिए क्लास 8 की जो एनसीईआरटी थी साइंस की, या 7 की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हम खाद कैसे बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, सब तरीके की खाद के बारे में हमने बात किया था उसमें। तो उस चैप्टर में जाके आप देख लेना। तो ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, डीकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हो रहा है। क्या क्या डीकम्पोज हो रहा है, एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। तो ये दोनों चीज़ों को डीकम्पोज हो रहा है, एक पिट बना दिया जाएगा, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये मैन्योर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट, सप्लाई भी कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर भी दे रहा है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। सॉइल में अगर आप बार बार क्रॉप लेंगे तो भाई उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके अंदर कमी हो जाती है अच्छे पोषक तत्वों की। तो उस अच्छे पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए जो है मैन्योर डालना चाहता है, और उससे न्यूट्रिएंट भी मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है मिट्टी को। जो बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है मैन्योर में, वो क्या करता है, सॉइल का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव करेगा। वो क्या करेगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। सैंडी सॉइल में अगर डालेंगे, तो बिल्कुल सूखी सी सॉइल है, तो उसके अंदर अगर आप डालेंगे खाद, तो क्या करेगा, वो उसको पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जो क्लेई सॉइल में डालेंगे, चिकनी मिट्टी है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज। वो पहले ही बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करती थी, तो अगर आपने उसके अंदर खाद डाला तो वो क्या करेगा, उसको ड्रेनेज में, और वाटर लॉगिंग जो हो रही थी, पानी खड़ा हो जाता है, चिकनी मिट्टी में खड़ा हो जाता है पानी, छोटे छोटे पोर साइज होता है, हमने सॉइल के बारे में चैप्टर पढ़ा था। तो क्लेई सॉइल में क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल साइज होता है, उसके अंदर अगर आप ये खाद डालेंगे तो क्या होगा, ड्रेनेज बढ़ जाएगी और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सैंडी सॉइल में डालेंगे तो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सैंडी सॉइल के अंदर पानी नहीं रुक पाता, ये उसकी प्रॉब्लम होती है। तो जैसी सॉइल होगी वो उस पर वैसा ही इफेक्ट डालेगा। तो मैन्योर जो होता है, हम इसमें बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग व्हाट, आवर एनवायरनमेंट। तो अगर आप मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि उससे आप क्या कर रहे हैं, उससे आपको एनवायरनमेंट को एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से बचा रहे हैं। क्योंकि वो वाली अगर आप जो खाद डाल देते हैं, जैविक खाद है ये, तो उससे आप क्या कर रहे हो, जो एक्चुअल में इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जिनका एक्सेसिव यूज़ जो होता है वो बहुत हार्मफुल हो सकता है मिट्टी के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को आप कम कर देते हो प्लांट के लिए। तो ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट निकलता है जितना भी, वो सारा का सारा इस मटेरियल को यूज़ करके हम इस खाद को बना सकते हैं। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है, वो कैसे कैसे यूज़ करते हैं। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट बना सकते हो आप, ग्रीन मैन्योर बना सकते हो। तो कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है, फार्म वेस्ट जितना भी होगा, लाइफ स्टॉक का जितना भी आपके काऊ, गोट, जो भी कुछ रखा होता है, बैल, वहाँ पे उसका एक्सक्रीटा जो होगा, और वेजिटेबल का वेस्ट होगा, आपके एनिमल रिफ्यूज़ होगा, बहुत सारी चीज़ों की, डोमेस्टिक वेस्ट होगा आपका, उन सबको, सूएज वेस्ट होगा, उन सबको क्या करोगे आप, उसको हम एक पिट के अंदर डाल देते हैं, खड्डा खोद के उस पिट के अंदर उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जो होता है वो उसका बैक्टीरियल एक्शन होगा उसके अंदर, और उसका कंपोस्टिंग हो जाता है। तो ये जो कंपोस्ट होता है इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो ये बहुत रिच होता है उसमें।
कंपोस्ट जो है प्रिपेयर किया जाता है अर्थवॉर्म के साथ यूज़ करके भी। इससे अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वो उसको फास्ट कर देते हैं प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन को, तो इसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये तो नॉर्मल कंपोस्ट था जिसमें अर्थवॉर्म नहीं डाले जाते, जिसके अंदर अर्थवॉर्म डाले जाते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो हम कंपोस्टिंग क्या है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एक खड्डा बना दिया बहुत बड़ा सा, जितना भी वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट भी है उसके अंदर, प्लांट वेस्ट है, एनिमल का एक्सक्रीटा है, सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डाल देंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए सारा, ऐसा नहीं है कि आप जो है प्लास्टिक डाल रहे हैं उसके बीच में, ऑर्गेनिक वेस्ट। ओके, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को आप जो है एक पिट में डाल देंगे और वो होगा बैक्टीरियल एक्शन से धीरे धीरे वो कंपोस्ट हो जाता है। अगर आपने उसमें अर्थवॉर्म डाल दिए तो अर्थवॉर्म उस एक्शन को और भी फास्ट कर देते हैं। तो ये तो था कंपोस्टिंग। अब एक दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर, वो कैसे बनाते हैं? इसमें क्या करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सा मेथड है। इसमें क्या किया जाएगा, जो खाली जो ज़मीन पड़ी हुई है उसके अंदर एक तरीके की क्रॉप लगा दी जाएगी, क्रॉप सीड्स डाल दी जाएंगे कुछ प्लांट्स के, लाइक सनहैम और ग्वार के, और उसको उगा दिया जाएगा। तो छोटे छोटे से पौधे निकल जाएंगे, और जब ये पौधे निकल जाएंगे तो उसी के ऊपर क्या कर देंगे, उसी के ऊपर प्लॉइंग कर देते हैं, उसी के ऊपर हल चला दिया जाएगा। वो जो पौधे निकले थे वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और ये जो ग्रीन प्लांट्स थे मिट्टी के अंदर मिक्स होके मिट्टी को प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब। ये देखिए यहाँ पे मैन्योर की टाइप दिखाई गई हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट ऐसी बन जाती है। ग्रीन मैन्योर में ऐसे पौधे उगा देंगे और उसके ऊपर फिर हल चला देंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। मतलब उनके ऊपर उसी जो फसल लगाई थी उसी के ऊपर अलग तरीके की स्पेशल फसल लगती है, जैसे कि इसके बीच में लगाया जाता है ग्वार, है ना, इनको इसके ऊपर हल चला दिया जाता है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस फसल के अंदर, उन पौधों के अंदर छोटे छोटे, वो सारे मिट्टी में चले जाते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग में ये होता है। प्लांट को ऐसे न्यूट्रिएंट मिलता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन लेता है वो कैसे लेता है, वो पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं, वो पानी के थ्रू ले लेता है। कैसे लेगा, जाइलम के बारे में हमने पढ़ा था, जाइलम पानी ऊपर लेके जाता है, जाइलम के थ्रू वो ले लेता है। फ्लोएम क्या करता है, सोचो, पढ़ाया था मैंने आपको। तो जाइलम के थ्रू वो पानी को लेके जाता है। तो दिस इज लाइक मैन्योरिंग। और फिर ये तो थी किसके बारे में बात हो रही थी, ये मैन्योर के बारे में बात हो रही थी, जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनका कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के लिए। मतलब ये सोडियम की डेफिशिएंसी तो वो दे देंगे, नाइट्रोजन की तो वो दे देंगे, पोटेशियम की, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वैसा वाला फर्टिलाइज़र आप डाल दो। तो फर्टिलाइज़र क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो भी चाहिए वो उनको मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, गुड वेजिटेशन ग्रोथ को के लिए ज़रूरी है। लीव्स, ब्रांच एंड फ्लावर्स गिव राइज टू हेल्दी प्लांट्स, लेकिन तभी जब आप उनका ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया तो बहुत हेल्दी प्लांट मिलेगा। अगर आपने एक्सेसिव फर्टिलाइज़र डाला तो फिर वो एक्सेस में चला जाएगा और वो फिर क्या करेगा, आपकी सॉइल को पोल्यूट कर देगा। तो फर्टिलाइज़र जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है हायर यील्ड के लिए। तो वही हमने बात की थी कि अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो फार्मर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो छोटा फार्मर है, बड़ा फार्मर है। छोटे फार्मर कई बार ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते फर्टिलाइज़र, इसीलिए सरकार जो है फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी देती है। लेकिन सब्सिडी से फिर क्या नुकसान होता है, फार्मर्स को अगर एजुकेटेड नहीं है, कौन सी सॉइल की उन्होंने टेस्टिंग नहीं कराई, अगर आप उसको सॉइल को लैब में ले जाके मिट्टी को चेक नहीं करोगे कि उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है, और आप अपनी मन मर्जी से फर्टिलाइज़र डाल दोगे, हो सकता है उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो ही ना, और आपने और नाइट्रोजन डाल दिया, तो क्या होगा उससे, क्या आपकी यील्ड बढ़ेगी, थोड़े दिन के लिए तो बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली सॉइल क्या है, ख़राब हो जाती है। तो पंजाब एंड हरियाणा जो है इसी चीज़ का नुकसान उठा रहे हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के जो ये स्टेट्स हैं दोनों इसी चीज़ का नुकसान भी उठा रहे हैं, कैनाल इरीगेशन का भी और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का भी। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ये तो हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ये फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता, हर्बिसाइड का भी नहीं, पेस्टिसाइड का भी नहीं। क्यों आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है? ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती तो क्यों लोग बोलते फर्टिलाइज़र अगर बहुत अच्छा है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड अगर बहुत अच्छा है, तो सब लोग उसी के लिए बात करते। बट नाउ ऑर्गेनिक फार्म इज़ अ हिट। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे केमिकल्स का बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो केमिकल फ्री जो है फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है अभी कुछ जगहों पर, और वो जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सारे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ये क्या होते हैं, कार्सिनोजन होते हैं। तो ये हमारी अल्टीमेटली एक्सेस में डालोगे तो प्लांट्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं।
हमें लगता है हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन हम फर्टिलाइज़र रिच फूड खा रहे होते हैं, हम पेस्टिसाइड रिच फूड खा रहे होते हैं। इसीलिए बोला जाता है आप कुछ भी चीज़ें जो खाते हैं उनको आप यूज़ करने से पहले वॉश कर लीजिए, नमक के पानी में वॉश कर लीजिए। नमक के पानी में वॉश करना तो सिंपल सी टेक्निक है, कम से कम जो आउटर सरफेस पे किसी सब्जी के या फल के पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं तो वो आपको कम से कम उसका इफेक्ट कम कर देगा। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, उसके अंदर रिसाइकल वेस्ट यूज़ करते हैं। मतलब जो चीज़ें आपके फार्म में मिल रही हैं आप वो सारी चीज़ें यूज़ करके नो पेस्टिसाइड्स, नो फर्टिलाइज़र, उसको क्रॉप को उगाते हैं। और ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल बिसाइड प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन। अगर उस तरीके से किया जाएगा तो उसमें इंसेक्ट्स भी कम अटैक करते हैं, पेस्ट भी कम होते हैं और वीड कंट्रोल में भी वो हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे वीडीसाइड के लिए कैसा यूज़ किया जाएगा, वीडीसाइड की जगह पर यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाएगा, नीम लीव्स, टर्मरिक, स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स की जगह बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाले चार्ट में आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के अंदर डिफरेंस क्या है। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट वेस्ट होता है, ये नेचुरल सब्सटेंस से बन रहा है क्योंकि इसके अंदर एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं हम। ये फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपके खुद के फील्ड में प्रोड्यूस हो रहा है, खड्डा बना के ही तो बनाया आपने, एक पिट बनाना है आपको। ये क्या होता है, प्रोवाइड करता है ह्यूमस, और सॉइल को ये ह्यूमस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता, तो केमिकल है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस इस स्लाइड में देख लीजिएगा। इस वाले में आपको दिखाया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। वर्मी कंपोस्ट यूज़ हो रहा है, ग्रीन लीफी मैन्योर यूज़ हो रहा है, क्रॉप रोटेशन की जा रही है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट की जा रही है, एनिमल हस्बेंड्री बीच में यूज़ कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, मैन्योर यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके की जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये सारे के सारे चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, तब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पा रहे हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सिंस ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हमने क्या चीज़ें जानने की कोशिश की कि क्रॉप की यील्ड की वैरायटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, खाद कितने तरीके की होती है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।